हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक तो मैंने आपको समझा दिया था। आपको करना क्या है, बस जो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आइटम किस हेड के अंदर आता है या किस सब हेड के अंदर आता है, आपको बस वो लिखना है। ठीक है, तो वो तो आपको यहाँ पर सारे आंसर भी दे रखे हैं, आप उसमें से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर ये सब बनाना रहेगा। कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, हाउ आर द फॉलोइंग टू आइटम्स शोन इन अ कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 एज पर शेड्यूल 3। जनरल रिजर्व सिंस 1/4/2023 4,50,000। सेकेंड, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट फॉर 22 टू 24 6 लाख। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि आपको यहाँ पर ये दो आइटम बताना है कि बैलेंस शीट में कैसे आएंगी। पहला कि जनरल रिजर्व यहाँ पर आपको दे रखा है कौन सा, ओपनिंग वाला है ना, 1/4/2023 यानी कि ओपनिंग वाला। यहाँ पर एंडिंग डेट क्या दे रखी है, 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर वाला अमाउंट कौन सा हो गया आपका, ओपनिंग वाला। तो जनरल रिजर्व ओपनिंग का दे रखा है 4,50,000 का। फिर उसके बाद यहाँ पर सरप्लस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका बैलेंस है वो कौन सा है, डेबिट वाला, कितने का, 6 लाख रुपए। अब देखिए डेबिट बैलेंस दे रखा है सरप्लस का, मतलब ये क्या है, डेबिट बैलेंस अगर दे रखा हो यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, लॉस है ये। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस कितना दे रखा है, 6 लाख रुपए का। तो आपको यहाँ पर बताना है कि बैलेंस शीट में ये कैसा आएगा और कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने इसका फॉर्मेट बना लिया है ना। चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हम दो चीज़ बनाएंगे, पहला बैलेंस शीट और दूसरा यहाँ पर इसका नोट्स टू अकाउंट। इसमें हमको बताना भी पड़ेगा। तो देखिए बैलेंस शीट यहाँ पर है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट जब हम बनाएंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पर पता चलेगा बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में हमने यहाँ पर नंबर 1 डाला है ना, नोट नंबर क्या हो गया, 1। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या है, जनरल रिजर्व और सरप्लस, ये किसके अंडर में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, ये क्या है आपका सब हेड है। और इसका मेन हेड कौन सा होता है, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला जनरल रिजर्व, और ये जनरल रिजर्व कौन सा है, ब्रैकेट में लिखना ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया, कितना दे रखा है इसका अमाउंट, 4,50,000 का दे रखा है। ठीक है, 4,50,000 का रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ दे रखी है जो कि है आपका सरप्लस, और ये सरप्लस कौन सा है आपका, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पर लिखेगा कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, डेबिट बैलेंस है, यानी कि डेबिट बैलेंस है तो क्या है, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में यहाँ पर 6 लाख रुपए आ गए, यानी कि इस 6 लाख रुपए को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो जब हम 4,50,000 में से 6 लाख रुपए माइनस करेंगे तो आपके माइनस का अमाउंट कितना आएगा, ऐसे ही करते हैं हम, 4,50,000 माइनस 6 लाख, माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका अमाउंट माइनस का। तो माइनस को भी किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, माइनस का 1,50,000, ये आपका आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हमने लाइन यहाँ पर खींच दी। तो ये आपका नोट्स टू अकाउंट यहाँ पर बन गया। बस एक ही चीज़ दे रखी थी, क्या करना है, जनरल रिजर्व दे रखा है ओपनिंग वाला, उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपको बैलेंस दे रखा है ये वैसे प्लस होता, लेकिन डेबिट अमाउंट है, डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। इसलिए 6 लाख रुपए हमने माइनस कर दिए, तो आपका अमाउंट कितना बचा, माइनस का 1,50,000 रुपये। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये किस में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंदर आता है आपका, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर। तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कौन सा था, एसेट्स का। ठीक है, तो पहला पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, उसमें इसका मेन हेड कौन सा है, शेयर होल्डर्स फंड, ये मेन हेड है। और इसके अंदर सब हेड आपका कौन सा आ रहा है, यहाँ पर ए करके लिख दीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस।
ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। और ये कौन सा नोट नंबर है, यहाँ पर नोट नंबर भी लिखना पड़ेगा, तो ये है 1 वाला, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अमाउंट कितना है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1,50,000, क्यों, क्योंकि माइनस का है, ठीक है। माइनस का जो भी अमाउंट रहता है वो ब्रैकेट में लिखाता है। आ गया समझ में? ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूरा हो गया। करना क्या है, जैसे कि हमने क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 5 में और 6 में जैसे शेयर और डिवेंचर में हमने बैलेंस शीट बनाई थी, वैसी बैलेंस शीट हमने यहाँ पर बनाई है। नोट्स टू अकाउंट बना दिया और उसे यहाँ पर बैलेंस शीट में शो कर दिया। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट एक होती है जिसके अंदर आपको इक्विटी और एसेट्स की सारे एंट्रीज बताई जाती है, ठीक है। इसके अंदर मेन हेड होते हैं, सब हेड होते हैं, और इनके अंदर आपका अमाउंट लिखा जाता है। और आपको अगर पता करना है कि इस सब हेड में ये अमाउंट कैसा आया, तो आप क्या बनाते हैं, उसमें डिटेल्ड वर्जन नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, द ओपनिंग बैलेंस इन द बुक्स ऑफ एच के लिमिटेड वर एज अंडर। एच के लिमिटेड के ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दे रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख रुपए का दे रखा है। सरप्लस फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 1 लाख रुपए यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई डेबिट बैलेंस लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, यानी कि ये कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस, और ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। डेबिट बैलेंस अगर यहाँ पर लिखा होता तो हम क्या करते, माइनस करते, लेकिन यहाँ पर डेबिट बैलेंस नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर इट इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,50,000। इस साल में, यानी कि जब इसका ये ओपनिंग बैलेंस है, इस साल में यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस कितना है, 1,50,000 लॉस आया है। तो आप समझ सकते हैं लॉस क्या होता है, माइनस होता है। प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, लॉस है तो माइनस होगा। अब यहाँ पर क्या बनाने को बोल रहा है कि हाउ विल इट बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट ऑन रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस का यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में ये कैसे आप शो करोगे। तो आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, आपको क्या बनाना है, नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया, नोट्स टू अकाउंट। फर्स्ट नंबर हम इसका डालेंगे, क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो गया, आपका सब हेड। अब इस सब हेड के अंदर यहाँ पर आपको पहली चीज़ क्या दे रखी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो हमने यहाँ पर लिखा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। कितना अमाउंट दे रखा आपको, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमने अमाउंट में लिख दिया 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, सरप्लस। सरप्लस ये कौन सा दे रखा है आपको, कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये दे रखा है, कितने का दे रखा है, 1 लाख रुपए का, यानी कि 1 लाख रुपए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपको प्लस हो जाएंगे। आगे समझ में? ये दो आपको यहाँ पर अमाउंट दे रखे हैं, कौन से, ये ओपनिंग वाले है ना। यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए कि ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको लॉस बता रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लेस लिखेंगे, लॉस फॉर द ईयर। इस साल का जो आपका लॉस हुआ है उसे हम क्या करेंगे, लेस, यानी कि माइनस करेंगे। माइनस कैसे लिखते हैं हम, ब्रैकेट में, कितना है, 1,50,000। 1,50,000 हमने यहाँ पर माइनस में लिख दिया। 2 और 1 3 लाख। 3 लाख में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट कितना जाएगा, 1,50,000। और ये कौन सा आपका पॉजिटिव वाला है, ठीक है, ब्रैकेट में नहीं है, पॉजिटिव है। 3 लाख में से 1.5 लाख माइनस करेंगे तो 1.5 लाख पॉजिटिव बचेंगे आपके पास, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूरा हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 17, KP Limited has an opening credit balance of 5 lakh security premium reserve and also debit balance of 10 lakh in surplus balance in statement of profit and loss in reserve and surplus। देखिए यहाँ पर क्या बोला है इतना में, कि आपके पास यहाँ पर ओपनिंग का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है 5 लाख का, किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, ठीक है। यानी कि ये क्या है, आपका पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। 5 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है। और यहाँ पर एक डेबिट बैलेंस है सरप्लस का, कितने, 10 लाख रुपए का। और ये डेबिट बैलेंस किसका है, स्टेटमेंट इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये क्या है, आपका नेगेटिव बैलेंस है। 10 लाख रुपए आपके नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द करेंट ईयर इट इनकर्ड अ लॉस ऑफ 15 लाख का। इस साल में उसके पास 15 लाख रुपए का क्या निकल के आया है, लॉस निकल के आया है, यानी कि ये क्या है, माइनस का अमाउंट है, नेगेटिव अमाउंट है। अब वापस से आपको क्या पूछ रहा है कि नोट्स टू अकाउंट में आप रिजर्व एंड सरप्लस में इसे कैसे लिखोगे। तो जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 में करा था, वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। 1 नंबर डालेंगे, क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड
सरप्लस। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस में इन्होंने एक चीज़ क्या करी है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व कितना दे रखा है यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए आपने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, फिर सेकेंड यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, सरप्लस, और ये सरप्लस कौन सा दे रखा है आपको, आई करके हम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, डेबिट, यानी कि कौन सा बैलेंस आपके पास, डेबिट बैलेंस है। ब्रैकेट में लिखेंगे कितना बैलेंस है, 10 लाख रुपए का। ठीक है, 10 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर इसमें से हम लेस करेंगे, लेस क्या करेंगे, लॉस फॉर द ईयर, लॉस यहाँ पर दे रखा है, कितने का लॉस दे रखा है यहाँ पर, ब्रैकेट में लिखेंगे 15 लाख रुपए का लॉस दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टोटल करना है। अब टोटल कैसे करेंगे ये समझिए ज़रा, 5 लाख प्लस और ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस हो जाएगा कितना, 10 लाख, फिर प्लस और फिर ये ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 लाख, है ना। अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि 5 लाख माइनस, ये माइनस का है, कितना है, 10 लाख, 10 लाख माइनस का, फिर माइनस लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, ये 15 लाख, क्योंकि 15 लाख भी किसका है, आपका माइनस का। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, माइनस 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 क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि इन दोनों अमाउंट को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 5 लाख रुपए बचेंगे, और फिर माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर, 25 लाख रुपए। आया समझ में, क्या करा हमने, 5 लाख प्लस का था, माइनस का 10 लाख, फिर माइनस का 15 लाख, माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो 10 लाख और 15 लाख कितने हो गए, 25 लाख, 25 लाख, और यहाँ पर क्या है, 5 लाख पॉजिटिव की है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 5 लाख माइनस 25 लाख करेंगे तो ब्रैकेट में आपका नेगेटिव अमाउंट कितना आएगा, अब 20 लाख का नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी फिनिश हो गया। जिन लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, ये बहुत ही बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 5 लाख पॉजिटिव के थे, 10 लाख नेगेटिव के थे और 15 लाख नेगेटिव के थे। पहले हम माइनस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि ये 10 लाख माइनस का और ये 15 लाख माइनस का, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो माइनस का 25 लाख रुपये बन जाएगा। अब 5 लाख रुपये पॉजिटिव है और उसमें से माइनस करेंगे 25 लाख नेगेटिव वाला, तो आपके पास क्या बचेगा, 20 लाख नेगेटिव अमाउंट बचेगा। तो 20 लाख नेगेटिव अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बैलेंस शीट बनानी है ओम लिमिटेड की। बैलेंस शीट बनानी है यानी कि साथ साथ नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स एंट्रीज वगैरह दे रखी है, इन्हें आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में लिखना है और नोट्स टू अकाउंट में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर क्या दे रखा है, पहले एक बार पढ़ लीजिए। शेयर कैपिटल दे रखा है, 10% डिबेंचर दे रखे, प्रोपोज्ड डिविडेंड दे रखे हैं, मशीनरी वर्क इन प्रोग्रेस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्रेडिटर्स, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट अमाउंट दे रखा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे रखे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, एक बार हमने पढ़ लिया कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको शेयर कैपिटल दे रखा है ना, यानी कि हम क्या सोचेंगे सबसे पहले कि आपका देखिए पहला पार्ट कौन सा था, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का होता है। उसके अंदर आपका मेन पहला जो मेन हेड है वो कौन सा था, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आने वाली चीज़ कौन कौन सी है, एक तो आपका जो शेयर कैपिटल है ये आएगा, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, और यहाँ पर जो डेबिट अमाउंट है ये भी आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहला आपका बैलेंस शीट में हम पार्ट 1 लिख लेते हैं। कौन सा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जिसके अंदर पहला मेन हेड होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, और इसके अंदर आपका पहला यहाँ पर आता है शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, उसमें शेयर कैपिटल हमने यहाँ पर लिख दिया। अब पहले इसका कैलकुलेशन यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 1 नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का अमाउंट आपको ऐसे ही दे रखा है, कितना दे रखा है, शेयर कैपिटल का 20 लाख अमाउंट यहाँ पर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे अमाउंट 20 लाख रुपए और यहाँ पर डबल लाइन कर देंगे, यानी कि इसका और कोई कैलकुलेशन नहीं है। 1 नंबर यहाँ पर था नोट्स टू अकाउंट में, तो यहाँ पर नोट्स नंबर में क्या लिख देंगे हम, 1 नंबर,
और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे इसका पूरा 20 लाख रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर रिजर्व की भी चीज़ें दे रखी है, तो बी नंबर हम यहाँ पर डालेंगे और क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब रिजर्व एंड सरप्लस का हम कौन सा वाला करेंगे, सेकंड वाला, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है, तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर आपको एक सरप्लस दे रखा है, और वो सरप्लस कौन सा आपका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस, यानी कि 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको दे रखे हैं, वो क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व का 2 लाख रुपए यहाँ पर दे रखा है, और सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का दे रखा है डेबिट अमाउंट कितना, 1 लाख रुपए, डेबिट बैलेंस यानी कि क्या करना है, हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, और यहाँ पर आपका जो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आ जाएगा अमाउंट, 1 लाख रुपए आ जाएगा। नोट्स नंबर कौन सा था, सेकंड वाला, तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर हम सेकंड डालेंगे, और अमाउंट कितना दे रखा है आपका, 1 लाख रुपए यहाँ पर दे रखा है, 1 लाख रुपए ये डाल दिया। ठीक है, आपका ये ख़त्म हो गया, इसके बाद और कुछ नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर सेकंड मेन हेड इसकी डालेंगे, कौन सी डलती है सेकंड मेन हेड इसकी, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की। ठीक है, अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का भी यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में कौन सा आने वाली चीज़ है, तो इसमें बस एक ही चीज़ दे रखी है, वो कौन सी है, 10% डिवेंचर। ठीक है, 10% डिवेंचर आपका क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती है, कितने की दे रखी है, 10 लाख रुपए की दे रखी है। लेकिन ये किसके अंदर आता है, ये आता है, यहाँ पर हम थर्ड नंबर डालेंगे, है ना, नोट्स अकाउंट में थर्ड नंबर हम डालेंगे, किसका आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, यहाँ पर हम डालेंगे 10% डिवेंचर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 10% डिवेंचर आपके आ जाएंगे, कितने के, 10 लाख रुपए के दे रखे हैं, 10 लाख रुपए यहाँ पर आ गया, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, डबल लाइन करके इसे टोटल कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 नंबर 10 लाख रुपए। ठीक है, इसके अंदर हम डिबेंचर नहीं लिखेंगे, इतना आ गया। अब उसके बाद और फिर क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में तो और कुछ आपको ऐसा दे नहीं रखा है। फिर थर्ड मेन हेड आपका आता है यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, करंट लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती है, तो 2 चीज़ दे रखी है, पहला प्रपोज्ड डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड यहाँ पर आपको करंट लाइबिलिटी यानी 1 साल का ये रहता है, आपको ये देना बाकी है, आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को भी आपको 1 साल के अंदर ही पैसा चुकाना पड़ता है, तो ये भी आपकी लाइबिलिटी है। अब ये हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर हम 4th नंबर डालेंगे, 4th नंबर में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ही हम इसे डालेंगे डायरेक्ट, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर पहला क्या है यहाँ पर, प्रपोज्ड डिविडेंड ना, डिविडेंड, और सेकंड क्या है यहाँ पर, क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है यहाँ पर, तो प्रपोज्ड डिविडेंड का आपके पास यहाँ पर अमाउंट है 4 लाख रुपए, और क्रेडिटर्स का है 1 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड 1 लाख रुपए है, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, और यहाँ पर क्रेडिटर्स आपके 4 लाख रुपए के हैं। ये देखिए, प्रपोज डिविडेंड 1 लाख रुपए का और क्रेडिटर्स 4 लाख रुपए के, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है करंट लाइबिलिटीज़ में। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर इसका टोटल, 20 लाख प्लस 1 लाख प्लस 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 4 लाख, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका अमाउंट, 36 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका करंट लाइबिलिटीज़ में ही हम यहाँ पर अमाउंट नंबर डाल देते हैं 4 नंबर, और आप चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट
5 लाख रुपए लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों अलग अलग भी लिख सकते हैं ये अमाउंट, प्रपोज डिविडेंड और क्रेडिटर्स। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग भी लिख सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में हमने 4 नंबर करके 5 लाख रुपए डायरेक्ट डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करिए, देखिए 20 लाख प्लस 10 लाख कितने हो गए, 30 लाख। 30 और 1 31 लाख और 5 36 लाख। 36 लाख रुपए यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा होता है आपका, एसेट्स का। एसेट्स हमने यहाँ पर लिखी। एसेट्स में सबसे पहले आपके पास क्या आता है यहाँ पर, नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स कुछ दिख रही है कि आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स आपके पास मशीनरी है 18 लाख रुपए की, और कुछ दे रखा है क्या, तो यहाँ पर आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये भी 8 लाख रुपए के। ये कौन से होते हैं, नॉन करंट ही होते हैं। 2 चीज़ आपको यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स की दे रखी है। तो अब यहाँ पर हम इस साइड आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास नॉन करंट में 2 यहाँ पर क्या दे रखे हैं, एक तो मशीनरी और एक गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे रखे हैं। आप चाहें तो 5 नंबर डाल के वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर नोट्स कैसे लिख सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, नॉन करंट एसेट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका नंबर क्या दे दिया हमने, 5। 5 में क्या आ गया यहाँ पर, मशीनरी, और यहाँ पर 6 में क्या आ गया आपके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कितना दे रखा है, मशीनरी दे रखी है आपके पास 18 लाख रुपए की, और गवर्नमेंट बॉन्ड दे रखे हैं आपके 8 लाख रुपए के। अब इसे यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे कि नॉन करंट एसेट्स, और उसके अंदर यहाँ पर आपने लिख दिया मशीनरी, 5 नंबर दे दिया, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसे 6 नंबर दे दिया। ठीक है, यही वाला नंबर है, 5 नंबर मशीनरी का और 6 नंबर गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते थे। क्या दे देंगे, 18 लाख रुपए यहाँ पर है इसका मशीनरी का, और 8 लाख रुपए गवर्नमेंट बॉन्ड्स के। ठीक है, ये अमाउंट भी आ गया। उसके बाद बुक में देखिए और क्या दे रखा है, इसके बाद क्या था आपके पास, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बचा है क्या कुछ, तो देखिए शेयर कैपिटल हो गया, डिवेंचर हो गया, डिविडेंड हो गया, मशीनरी हो गई, वर्क इन प्रोग्रेस ये बचा है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है आपका, करंट एसेट्स में आता है। सेक्रेटरी पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, सरप्लस हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। अब आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये 2 ही चीज़ बच रही है, और ये किसके अंदर आती है, आपके करंट एसेट्स के अंदर आती है। तब यहाँ पर हम हेड क्या डालेंगे, सेकेंड वाला, करंट एसेट्स। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स मेन हेड डालेंगे, और उसके अंदर यहाँ पर 7 नंबर हम किसे देंगे, आपका वर्क इन प्रोग्रेस को। ठीक है, और 8 नंबर हम किसे देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। अब यहाँ पर देखिए वर्क इन प्रोग्रेस आपको यहाँ पर अमाउंट कितना दे रखा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का आपको यहाँ पर अमाउंट दे रखा है 8 लाख रुपए का। 8 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका टोटल करना है, तो यहाँ पर एसेट्स का टोटल भी कितना आ रहा है आपका, 36 लाख रुपए। ठीक है, ये नोट्स टू अकाउंट फिनिश हो गया। अब इसे यहाँ पर लिख दीजिए। क्या करेंगे यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना नंबर दे रखा है, 7 और 8। क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, 8 लाख रुपए वर्क इन प्रोग्रेस के, और 2 लाख रुपए कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स के। और इसका टोटल हम कर देंगे, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 36 लाख रुपए आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा ऊपर करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या करा है, बैलेंस शीट बनाई है और उसका नोट्स टू अकाउंट बनाया है। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपका क्या था, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर क्या था, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमने यहाँ पर लिखा, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा। फिर आता है आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आपका क्या आया, यहाँ पर डिवेंचर आया।
फिर आपके करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या है, प्रपोज डिविडेंड और क्रेडिटर्स, टोटल हो गया दोनों साइड का, ठीक है। फिर उसके बाद एसेट्स आता है। एसेट्स में आपके पास नॉन करंट एसेट्स थी, नॉन करंट एसेट्स उसके अंदर मशीनरी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने लिखे। फिर उसके बाद आपके पास करंट एसेट्स थी, करंट एसेट्स के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया। आपका यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल दोनों सेम होना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट सही होगी, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। आगे कर लेते हैं फटाफट। अब है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इसमें हम थोड़ा ऊपर करके आपको, ताकि ये दोनों समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए हम थोड़ा दूर से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें वही दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं कि आपका जो पहला पार्ट है वो कौन सा होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का, ठीक है। और इसके अंदर आपका पहला मेन हेड कौन सा होता है, शेयर होल्डर्स फंड। अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड हमने लिख दिया। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर मेनली दो चीज़ आती हैं, शेयर कैपिटल और सरप्लस एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो शेयर कैपिटल यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, तो शेयर कैपिटल है, तो हम शेयर कैपिटल पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब उसके बाद नोट्स टू अकाउंट में हम शेयर कैपिटल लिखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली पेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट नंबर में यहाँ पर हम 1 डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में अंदर ये कौन सा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली पेड, हमेशा पूरा लिखेंगे। यहाँ पर कितना अमाउंट दे रखा है, 10 लाख रुपए दे रखा है, 10 लाख रुपए यहाँ पर हमने लिख दिए, और ये आपका पूरा टोटल हो गया यहाँ पर, ठीक है। 10 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, शेयर कैपिटल यहाँ पर 1 नंबर का था, तो 1 नंबर यहाँ पर लिखा और 10 लाख रुपए यहाँ पर डाल दिया हमने। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का कुछ दे रखा है क्या, तो यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व दे रखा है 1,95,000 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई आपको लॉस वगैरह या प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 नंबर डाल करके रिजर्व एंड सरप्लस, और उसके अंदर यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है। कितने का दे रखा है, 1,95,000 का। डबल लाइन कर दीजिए। यहाँ पर बी नंबर हम डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, 2 नंबर कितना दे रखा है, 1,95,000। फिर उसके बाद और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब सेकेंड मेन हेड कौन सा डालेंगे हम, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले आपका कौन सा आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है क्या, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखिए सिर्फ डिवेंचर दे रखे हैं 12% के, 3 लाख रुपए के, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 नंबर डालेंगे, लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, 12% के डिबेंचर। कितना दे रखा अमाउंट, 3 लाख रुपए टोटल यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर नंबर डालेंगे, इसका 3 नंबर है और 3 लाख रुपए है, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद और कुछ यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का कुछ नहीं दे रखा है। तीसरी मेन हेड डालेंगे हम करंट लाइबिलिटीज़ की। करंट लाइबिलिटीज़ में आने वाली कोई और चीज़ दिख रही है क्या, तो यहाँ पर देखिए करंट लाइबिलिटीज़ में ऊपर से देखते आइए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक तो आपका ट्रेड पेबल दे रखा है जो कि क्रेडिटर से, यानी कि पैसा देना बाकी है। फिर दूसरा यहाँ पर दिखेगा आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स, टैक्स के लिए प्रोविज़न बनाया है, और ये क्या होता है आपका करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। फिर आपका प्रपोज्ड डिविडेंड, ये 3 चीज़ यहाँ पर दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले तो यहाँ पर आप हेड डाल देंगे करंट लाइबिलिटीज़ का, और फिर तीनों को यहाँ पर अलग लिखेंगे। 4 नंबर यहाँ पर हमने डाला, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ट्रेड पेबल। 5 नंबर में हम क्या लिखेंगे,
प्रोविज़न फॉर टैक्स 6 नंबर डाल के हम लिखेंगे यहाँ पर प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, कितना कितना अमाउंट दे रखा है, तो ट्रेड पेबल का यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए दे रखे हैं, प्रपोज डिविडेंड के यहाँ पर आपको 50,000 दे रखे हैं, और यहाँ पर 55,000 आपको प्रपोज डिविडेंड के प्रोविज़न के 50,000 दे रखे हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 1 लाख और 3,05,000। ठीक है, 3,05,000 यहाँ पर इसका टोटल हो गया। यही हम पूरा के पूरा यहाँ पर लिख देंगे। ट्रेड पेबल 4 नंबर में 2 लाख रुपए, प्रोविज़न फॉर टैक्स 5 नंबर में 50,000 रुपये, और फिर प्रपोज्ड डिविडेंड 6 नंबर में 55,000 रुपये। ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गया। अब टोटल लग जाएगा आपका पूरा लाइबिलिटी साइड का, तो यहाँ का जब हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा आपका अमाउंट, 18 लाख रुपए। कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 18 लाख रुपए आ जाएगा। तो आपका पहला पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। दूसरा पार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या आएगा आपका यहाँ पर एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले मेन हेड किसका आता है आपका, नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट एसेट्स में भी आपके क्या आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। यहाँ पे कुछ फिक्स्ड एसेट्स दे रखी क्या, तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स नाम से ही आपको 12 लाख रुपए का यहाँ पर दे रखा है। और उसके अलावा यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स और क्या दे रखी है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज़्यादा के लिए, यानी कि नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है तो एसेट्स है। कितने का दे रखा है, 2 लाख रुपये का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आप मेन हेड डालेंगे नॉन करंट एसेट्स की। ठीक है, और यहाँ पर आपका 7 नंबर पे अब क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स, और 8 नंबर पे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। ठीक है, कितना दे रखा है, 12 लाख रुपए इसके और 2 लाख रुपए इसके। यहाँ पर भी लिख देंगे हम फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म 12 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। आगे अमाउंट ये आपका नॉन करंट एसेट्स हो गई। फिर उसके बाद सेकंड नंबर हम डालेंगे करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में आने वाली चीज़ क्या दिख रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट एसेट्स में ट्रेडिंग स्टॉक आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा। ठीक है, और कुछ दिख रहा है क्या, तो और कुछ भी नहीं है, बस ये 2 चीज़ ही आएंगी। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स की, और इसके अंदर अब 9 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ट्रेडिंग स्टॉक। कितना दे रखा है ट्रेडिंग स्टॉक, 2 लाख रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है, 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए यहाँ पर हमने लिख दिए। ये आपका नॉन स्टॉक अनफिनिश हो गया, और यहाँ पर हम पूरा लिख देंगे ट्रेडिंग स्टॉक, जिसका यहाँ पर नोट्स नंबर कितना था, 9। ठीक है, कितना अमाउंट था यहाँ पर, 2 लाख रुपए। और फिर यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल 10 नंबर, 2 लाख रुपए। टोटल एसेट साइड कितना हो जाएगा यहाँ पर भी आपका 18 लाख रुपए। तो आपकी यहाँ पर ये बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। देखिए जैसा हमने यहाँ पर लिखा उसी का यहाँ पर डिटेल वर्जन हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका फिनिश हो गया।
आई होप यहाँ तक भी आपको ये समझ में आया हो। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करिए। हमने क्या करा है, देखिए पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि बैलेंस शीट ऊपर से नीचे तक कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ उसके अंदर आती है। तो हमने वैसे ही व्यवस्थित एक एक चीज़ हमने लिखी है और उसी का नोट्स टू अकाउंट डिटेल में हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि मेन हेड क्या होता है, उसके अंदर सब हेड क्या आते हैं और उस सब हेड के अंदर आपके आइटम्स कौन कौन से आएंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पर आपको आइटम्स दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बैलेंस शीट पूरी बता देता हूँ और बाकी का जो नोट्स टू अकाउंट है वो अब आप ट्राई करिएगा। ठीक है, बनता है तो देख लीजिएगा, वरना आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए आप कोशिश करिएगा बनाने के लिए। मैं आपको यहाँ पर बैलेंस शीट यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, पहला पार्ट क्या आता है आपका, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आता है। उसके अंदर मेन हेड कौन सा आता है आपका, शेयर होल्डर्स फंड। अब यहाँ पर आपको शेयर होल्डर्स फंड में आने वाली चीज़ दिख रही है क्या, तो देखिए शेयर कैपिटल दे रखा है 4 लाख रुपए का, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 90,000 का। यहाँ पर आपको कुछ लॉस नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, ए नंबर डालेंगे शेयर कैपिटल और बी नंबर हम डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, यहाँ पर मैं नोट्स नंबर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नोट्स टू अकाउंट नहीं बना रहा हूँ। नोट्स टू अकाउंट आप बनाइएगा और उस हिसाब से यहाँ पर आप नोट्स नंबर लिखिएगा। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दे रखा है, यहाँ पर 4 लाख रुपए दे रखा है। 4 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिया और 90,000 रिजर्व एंड सरप्लस का दे रखा था। पहली चीज़ ये कंप्लीट हो गई। दूसरा यहाँ पर आपका मेन हेडिंग आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आने वाली चीज़ यहाँ पर कुछ दिख रही है क्या, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आने वाली चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 लाख रुपए का यहाँ पर दे रखा है। उसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कितना दे रखा है, 5 लाख रुपए दे रखा है। 5 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है। थर्ड पे आ जाएंगे हम, जो कि है आपका करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में आने वाली चीज़ यहाँ पर कुछ दिख रही है क्या, तो देखिए ट्रेड पेबल आपको 30,000 रुपये के दिए जा रहे हैं। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बस एक ही चीज़ आएगी जो कि है आपका ट्रेड पेबल। कितने का दे रखा है, 30,000 रुपये का दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा है। क्या कर देंगे हम, तीनों का यहाँ पर टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10,20,000। ठीक है, 4 ज़ीरो है यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 10,20,000 यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि है आपका एसेट्स का। एसेट्स में सबसे पहले आपका क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी दिख रही है यहाँ पर, तो नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर आपको दिख रही है, एक तो फिक्स्ड एसेट टेंजिबल वाली दे रखी है 8 लाख रुपए की। और कुछ दे रखा है क्या, तो और कुछ भी नहीं दे रखा है, बस यही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। कितना दे रखा है यहाँ पर, 8 लाख रुपए दे रखे हैं, तो 8 लाख रुपए हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट कौन सा बनता है यहाँ पर, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कुछ दे रखा है क्या, तो करंट एसेट्स में यहाँ पर देखिए करंट एसेट्स का यहाँ पर आपको इन्वेंट्रीज दे रखी है 20,000 रुपये की, ट्रेड रिसीवेबल 80,000 रुपये का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको 1,20,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके हम लिख लेते हैं। इन्वेंट्रीज कितने की दे रखी है, इन्वेंट्रीज 20,000 रुपये की। फिर उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, कितने का दे रखा है, 80,000 रुपये का। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितने का दे रखा है, 1,20,000 रुपये का। अब यहाँ पर क्या हो गया, एसेट्स पूरा हो गया, पूरा इसका टोटल कर लेंगे, 8 लाख प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 10,20,000
20,000 यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। तो आपकी जो लाइबिलिटी का 10,20,000 इक्वल टू एसेट्स का 10,20,000, दोनों इक्वल हो गए, आपकी बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो गई। इसका नोट्स टू अकाउंट आप बनाइएगा। अगर नोट्स नंबर में यहाँ पर लिखना चाहूँ तो देखिए, एक तो आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा 1 नंबर में, रिजर्व एंड सरप्लस 2 नंबर में, लॉन्ग टर्म 3 नंबर में, ट्रेड पेबल 4 नंबर में, फिक्स्ड एसेट्स 5 नंबर में, इन्वेंट्रीज 6 नंबर और ट्रेड रिसीवेबल 7 और इक्विवेलेंट किस में आ जाएगा 8 नंबर। ऐसे 8 नोट्स टू अकाउंट में पूरे आपके बन जाएंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा बनाने की। नहीं बनता है तो आप क्वेश्चन नंबर 18 और 19 देख लीजिएगा, पूरा के पूरा वैसे ही है, वैसे ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट है 22। ये दोनों में क्या बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है कि कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स एंड टोटल रेवेन्यू फॉर अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या दे रखा है आपको, सेल्स दे रखा है, सेल्स रिटर्न, सेल्स ऑफ स्क्रैप, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और डिविडेंड अर्न्ड। अब देखिए इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको समझाया था, क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। फॉर्मेट यहाँ पर मैंने बना लिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलर और अमाउंट, दो ही साइड रहती है इसकी। आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है और अदर इनकम निकालना है। फिर इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। अब सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या बनता है, ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपका पहला पार्ट बनता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपकी कंपनी या आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ से जो आपको इनकम अर्न होती है उसे क्या कहते हैं, इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। अब वो कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको सेल्स दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है और सेल ऑफ स्क्रैप दे रखा है। ये तीनों चीज़ किस में आएगी, आपके रेवेन्यू में आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सेल्स लिखेंगे, माल बेचेंगे, पैसा आएगा तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये रेवेन्यू हो गया। कितने का दे रखा है, 12 लाख रुपए का दे रखा है। 12 लाख रुपए आपने यहाँ पर लिख दिए। सेल्स रिटर्न 2 लाख रुपए की। अब देखिए सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपने जो माल बेचा था उससे पैसा आया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपने माल आपको पास वापस माल रिटर्न हो गया तो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेस यानी कि माइनस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न क्या कर देंगे, माइनस में, यानी कि ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका जो मेटल जो रहता है आपका आयरन मेटल वगैरह, इसका स्क्रैप, इसका जो मतलब बचा कुचा जो मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रैप कहते हैं। तो उस स्क्रैप को बेचने पर 25,000 रुपये मिले तो इस 25,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। आपको पैसा मिला है तो हम क्या लिखेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। ये तीनों चीज़ किसके अंदर आएगी, आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आएगी। और ये क्या होगा, 25,000 प्लस होगा। जब इन तीनों का आप प्लस माइनस करेंगे, यानी कि 12 लाख में से आपको 2 लाख रुपए माइनस करना है क्योंकि सेल्स रिटर्न हो गया था, और 25,000 का फिर आपने स्क्रैप बेच दिया तो आपके पास यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया, 10,25,000। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब उसके बाद आपके यहाँ क्या निकालना है, अदर इनकम निकालनी है। तो यहाँ पर हम सेकेंड लिखेंगे अदर इनकम। अब अदर इनकम क्या होती है, जो कि आपके रेवेन्यू में नहीं आती है वो आपकी अदर इनकम है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, ये बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करा था उससे आपको यहाँ पर क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। डिविडेंड अर्नड हुआ आपको, ये सारी किस में आती है, अदर इनकम्स में आती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना दे रखा है, यहाँ पर 30,000 दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या दे रखा है आपका, डिविडेंड अर्नड। डिविडेंड अर्नड लिखा है तो ये किसके अंदर आएंगे, आपके अदर इनकम्स में आएंगे। लेकिन अगर सिर्फ डिविडेंड लिखा रहता तो आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता। ठीक है, यहाँ पर इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका, 40,000। और फिर जब हम यहाँ पर करेंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कैसे आता है कि 1 प्लस सेकेंड, इन दोनों का प्लस कर देंगे, यानी कि 10,25,000 प्लस 40,000 कितना आ जाएगा, 10,65,000। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया।
और आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर फिनिश हो गया। यहाँ पर आपको आंसर में 10,45,000 बता रहा है टोटल रेवेन्यू, लेकिन ये गलत है। 10,25,000 प्लस 40,000 आप प्लस करोगे तो 10,65,000 आएगा, यानी कि 65,000 ना कि 45,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 फिनिश हो गया। 22 करेंगे, सेम रहेगा। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू। ठीक है, क्या दे रखा है, मिसलेनियस इनकम दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी दे रखी है। अब यहाँ से ही आप पता कर सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि आपके बिजनेस से ही कमाया हुआ पैसा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, आप ये क्या हुआ है, आपको रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, यहाँ पर आपको रिसीव्ड हुआ है, यानी कि आपने किसी को लोन दिया है और उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है, यानी कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ये किस में जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। फिर उसके बाद डिविडेंड, सिर्फ नॉर्मल डिविडेंड लिखा है, यानी कि ये भी आपके रेवेन्यू से ही जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर पहला पार्ट लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ से जो आप कमा रहे हैं उसे कहेंगे क्या कहेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है यहाँ पर, 8 लाख रुपए। फिर और क्या दे रखा है यहाँ पर, आपका डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड है। डिविडेंड एंड होता तो वो किस में जाता, अदर इनकम्स में जाता। कितना है, 1 लाख रुपए। दोनों का टोटल यहाँ पर आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना आ गया यहाँ पर, 9 लाख रुपए। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट हम लिखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या आता है आपका, अदर इनकम्स। अब अदर इनकम्स में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो मिसलेनियस इनकम जो कि आपको यहाँ पर 5,000 रुपये की दे रखी है, और दूसरा आपको प्रॉफिट हुआ है मशीनरी बेचने पर, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, कितना दे रखा है यहाँ पर, 15 लाख रुपए दे रखा है। दोनों का यहाँ पर टोटल आपका कितना हो जाएगा, 15 लाख और 5,000, 15,05,000। ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, 1 + 2। ठीक है, यानी कि 9 लाख और प्लस 15,05,000, टोटल कितना हो जाएगा, 24,05,000। तो आपका टोटल रेवेन्यू भी निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 भी फिनिश हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, अदर इनकम 15,05,000 और टोटल रेवेन्यू 24,05,000। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो हमने क्या क्या सीखा, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशंस मिल सके। बहुत जल्द ही हमारा ये जो टॉपिक है, जो पूरा कोर्स है, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि दिसंबर तक हमारा पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए और उसके बाद जनवरी में हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। और अगर आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसे डाउट है कि वो अलग बुक का है या कुछ अलग क्वेश्चन है जो अभी तक हमने सीखा, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप उस पर जाइए, टेलीग्राम की चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए। और उसमें आप क्या कर सकते हैं कि पूरी के पूरी फ़ोटो उसकी क्वेश्चन की खींच करके डाल सकते हैं ताकि मैं वहाँ से देख करके आपको उसकी वीडियो भेज सकूँ। थैंक यू वेरी मच।